हर कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन कत्ल की कहानी ये बिल्कुल अलग है। जिसका कत्ल हुआ उसका कातिल से दूर दूर तक ना ही कोई लेन देन था, ना ही कोई आपसी रंजिश, या ना ही कोई उससे दूर दूर तक कोई संबंध था। फिर भी उसकी हत्या होती है। हत्या के बाद उसकी पहचान भी मिटा दी जाती है और फिर मिलती है एक नई पहचान। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही कातिल की तलाश पूरी हो गई। अब इस कातिल ने कत्ल में शामिल किरदारों के बारे में कहानी बताई तो पुलिस भी चौंक गई। आज की जो क्राइम स्टोरी है कुछ ऐसी ही एक मर्डर मिस्ट्री है, जिसमें प्यार को पाने के लिए इंसानियत का खून कर दिया। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। रोज की तरह कहानी का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। आज की कहानी को पूरा समझने के लिए लगभग आज से आपको 12 साल पीछे यानी 2011 में जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में ही कमलेशपुरम कॉलोनी है। इस कॉलोनी में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। क्राइम की ये कहानी भी उसी कॉलोनी से जुड़ी हुई है। साल 2011 की, उस समय गर्मी तेज थी और समय माह होती है जून का। 10 जून 2011। भीषण गर्मी की वजह से लोग दिन में घर से कम निकलते थे। डर था कि कहीं लू ना लग जाए। गर्मी काफ़ी तेज थी, लोग घर से ज़्यादा निकलना भी पसंद नहीं करते थे। 24 साल की एक लड़की जिनका नाम होता है शिखा दुबे, शाम के समय वो अपने घर से बाहर निकलती है। घर की दहलीज से तो बाहर निकलती है, लेकिन वो फिर से लौट कर नहीं आती है। कई घंटे बीत जाने के बाद उनके परिवार वाले जब उनकी खोजबीन करता है तो उसका पता नहीं चलता। अपने रिश्तेदारों में पूछा जाता है, समाज के जो कुछ लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ करती है जो कहीं उनकी बेटी को कोई देखा हो। लेकिन कहीं भी जब उनकी बेटी के बारे में, शिखा के बारे में पता नहीं चलता, तो फिर उनके पिता को एक शक होता है जो कहीं मेरी बेटी वो जिस प्रेमी से शादी करना चाहता था कहीं उसके साथ भाग ना गया। तो पास के ही एक घर होता है, उस घर में उस लड़का का नाम होता है दीपू यादव। अब शिखा के पिता दीपू यादव के घर पहुंचता है। दीपू यादव के घर पहुंचने के बाद उनके पिताजी से पूछता है दीपू के बारे में, लेकिन दीपू भी घर से गायब था। अब जब दीपू घर से गायब था तो उनके पिता को पूरा का पूरा शक जो था बेटी को भागने का, तो वो पूरा का पूरा शक अब उनके यकीन में बदल चुका था कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी जो शिखा वो दीपू यादव के ही साथ भागा हो। उनकी शिखा की जो पिता होता है वहाँ से स्थानीय थाने जाते हैं। थाने में जा कर के अपनी बेटी शिखा के बारे में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते। और अक्सर जब गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें सारे चीज़ दर्शाया जाता है, जो कद काठी, उनकी फ़ोटो, उनके जो भी बॉडी मार्क होता है, शरीर की कोई पहचान जिनसे उनकी पहचान की जा सके, वो क्या पहना हुआ था, क्या उनकी अलग अलग पहचान थी, वो सारी चीज़ बताया जाता। तो पुलिस उनकी एक मामले रिपोर्ट दर्ज कर लेता है। दर्ज करने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। लापता होने के अगले दिन यानी 11 जून 2011 को शहर के सिंघारिया इलाके में एक लाश मिलती है। जब लाश के बारे में पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वहां पहुंचता है। अब पुलिस को जो कद काठी बताया गया था शिखा के पिता के द्वारा, अब वो लाश को जैसे ही देखती है तो पुलिस को शक होता है कि कहीं न कहीं ये लाश जो है शिखा दुबे की हो सकती है, क्योंकि वो लाश की जो कद काठी थी, वो लाश जो कपड़ा पहना हुआ था, उस लाश के जो गले में जो धागे थी, वो सारे चीज़ शिखा के बारे में जो रिपोर्ट में दर्ज करवाया गया था वो सारी चीज़ था। अब पुलिस को ये शक हो गया था कि कहीं ना कहीं ये लाश जो है शिखा दुबे की हो सकती है। तो अब पुलिस क्या करती है, वहाँ से शिखा दुबे के पिता को फ़ोन करती है। अब शिखा दुबे को पिता को जैसे ही फ़ोन करते हैं, शिखा दुबे के पिता को बताया जाता है आप इस जगह पे आ जाइए। शिखा के पिता और वो कुछ आस पड़ोस के लोग और उनके कुछ रिश्तेदार उस जगह पे घटना स्थल पे पहुंचते हैं। घटना स्थल पे जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे ही उस लाश को देखती, चीखने और चिल्लाने लगती, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा ही थी। वही कपड़ा पहने थे जो पहनकर शिखा 10 जून को अपने घर से बाहर निकली थी। गले में भी वही धागा थी जिसे वो दूसरों की नज़र से बचने के लिए अक्सर गले में पहना करती थी। सब कुछ वही था, कद काठी भी वही थी, वही चप्पल था जो घर से पहन करके शिखा निकली थी। सारे का सारा चीज़ जो शिखा 10 जून 2011 को घर से पहन करके बाहर निकली थी, जो भी उनके शरीर में था, जो भी वो ज्वेलरी पहनती थी, सारी की सारी चीज़ शिखा की होती है। जब पहचान की जाती है जो ये वो
सब जो है शिखा की है। अब पुलिस द्वारा पूछा जाता है कि किसी पर शक हो, तो फिर पुलिस को वो जो शिखा की जो पिता होती है वो बताता है कि शक किसी और पे नहीं बल्कि उसी लड़का पे है जिस लड़का से शिखा अपने प्रेमी दीपू यादव से बात किया करता था, जिनसे शादी करने की जिद किया करता था। हो सकता है कहीं न कहीं दीपू यादव ने ही इसका हत्या किया हो। अब पुलिस भी इस हत्या को गुमशुदा की रिपोर्ट को हटा करके हत्या के रिपोर्ट को दर्ज करती है और दीपू यादव की खोजबीन में लग जाता है। और वहीं पे पुलिस सबको अपने कब्जे में करके उसका पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम कराने के बाद सबको शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को दे दिया जाता है। राम प्रकाश दुबे अपने रीति रिवाज के अनुसार से अपनी बेटी के अंतिम संस्कार करती है और उनकी क्रियाक्रम में लग जाता है। अब यही जब ये मामले दुबे परिवार के लोग जो थे और दुबे समाज के जो लोग थे, जब इनको ये सब बारे में पता चलता है कि किस तरह से इन चीज़ों को कत्ल किया गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात थी कि जो वो शिखा की जो लाश मिली थी उनकी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। चेहरा इसलिए पहचान में क्योंकि वो जो शिखा की जो चेहरा थी उस सब का जो चेहरा था वो चेहरा पे किसी चोट चीज़ों से वार करके उस चेहरा को छिपा दिया गया था। उस चेहरे पे सिर्फ खून की जो धब्बे होती है, पूरे खून की धब्बे थी, उनकी चेहरे पे जोर जोर से वार किया गया था। उनकी आँख, नाक, कान, मुँह जो भी थी वो सारे चीज़ों से कोई ये पता नहीं लगा सकता। आखिर अगर किसी की अगर फेस से पहचान किया जाए तो वो फेस से कंफर्म नहीं हो सकता था, क्योंकि वो फेस देखने लायक नहीं था जो किसी के चेहरे की पहचान हो सके। अब पुलिस इधर मामले की जांच में लग जाती है और इधर मामला गांव में जो था वो काफ़ी हाईलाइट पकड़ लेता था, लोगों में आकर्षित हो गया था। लोग इनका विरोध करने के लिए सड़क पे उतर गए थे। जब लोग विरोध करने लगते हैं तो पुलिस फिर अपनी स्तर से इसकी जांच पड़ताल काफ़ी तेज़ी से करने लगता है। अब पुलिस क्या करती है, वो जो जिनके बारे में रिपोर्ट लिखाया गया था दीपू यादव, अब दीपू यादव के परिवार वालों से पूछा जाता है। लेकिन दीपू यादव के परिवार वाले के से पूछने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगता। उनकी कॉल जो थी वो भी उनकी ऊपर देख रेख किया जाता है। पुलिस सादे ड्रेस में भी उनके ऊपर जांच पड़ताल करती है जो कहीं दीपू यादव के बारे में कोई खबर मिले, लेकिन उनसे कहीं भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। फिर पुलिस क्या करती है, धीरे धीरे करके ये दीपू यादव का जितने भी दोस्त थे वो दोस्त का लिस्ट बनाती है और उनका एक एक दोस्त को दीपू यादव के बारे में पूछना शुरू करते हैं। लगभग 50 दोस्तों से पूछने के बाद एक दोस्त दीपू यादव के बारे में बताता है कि दीपू यादव कहीं और नहीं, दीपू यादव सोनभद्र में ही है। अब पुलिस सोनभद्र में आरोपी दीपू यादव की फोटो के सहारे तलाश करते हुए वहां तक पहुंच गए जहां छुपकर नाम बदलकर दीपू यादव रहा करते थे। अब पुलिस सादे ड्रेस में उसकी तलाश करते हुए एक कमरे की दरवाजे खटखटाती है। जैसे ही दरवाजे खटखटाती है तो वहां से एक लड़की दरवाजे खोलती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले की नज़र उस लड़की पे पड़ती है, पुलिस सादी ड्रेस में जो पुलिस थे सारे चौंक पड़ते हैं, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वही शिखा थी जिस शिखा की हत्या करने वाले दीपू यादव को खोजा जा रहा था। अब पुलिस जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ दीपू यादव भी मिल जाता। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अब पुलिस के सामने यही सवाल था कि जब शिखा जिंदा है तो फिर मरने वाली लड़की कौन थी। अब इस बारे में शिखा और दीपू से पूछताछ की गई, तब बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। दीपा और शिखा ने बताया कि इस अपराध में सिर्फ वही नहीं बल्कि 2 लोग और शामिल हैं, जिसमें सबसे अहम एक दीपू का दोस्त होता है जिसका नाम होता है सुग्रीव, और एक होता है बलराम जो सुग्रीव का खलासी हुआ करता है, ट्रक का खलासी हुआ करता है। सुग्रीव जो होता है, सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस था, उनके पास कई गाड़ियां होती है जिनसे उनकी धंधे चलती थी। उससे मिलकर ही खौफनाक साजिश का अंजाम दिया गया था। क्राइम के किरदारों में आखिर में एक ट्रक खलासी भी शामिल हो गया था। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, दोनों के घर आसपास में ही थे, इसलिए उनके मिलने पर लोगों को शक हो गया। इस बारे में शिखा के परिवार वाले को पता चला। जैसे ही शिखा के परिवार में उनके पिता को पता चला इसके बारे में, इनके दोनों के लव अफेयर के बारे में लोगों के द्वारा, तो शिखा के जो पिता थे वो इस चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा विरोध करता है। पिता ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस लड़के से शादी नहीं होने दूंगा।
अगर ऐसा हुआ तो सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ऐसे में दोनों परेशान हो गए थे, इसलिए घर वालों को बिना बताए ही 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर शिखा और दीपू यादव दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वहाँ से तो दोनों घर चले जाते हैं। अब घर में तो दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि दोनों एक साथ रहे, अपनी लव लाइफ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से बिताएं। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि घर वाले तो कभी मान नहीं सकता था इनकी शादी के लिए, क्योंकि घर वाले हमेशा विरोध करते थे, अगर दोनों शादी किया तो या तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इस चीज़ों को सोचते अब ये इसको समझ में नहीं आता था तो आखिर हम दोनों साथ कैसे रहे। तब इस चीज़ों की बारे में दीपू यादव जो होता है वो अपना दोस्त सुग्रीव को बताता है। सुग्रीव को बताने के बाद अब यहाँ से बनती है एक क्राइम मर्डर हिस्ट्री। किस तरह से? अब सुग्रीव बताता है कि देखो, हम जो है सोनभद्र आते जाते रहते हैं। सोनभद्र में एक लड़की है जिसका नाम है पूजा, लेकिन वो शादीशुदा लड़की है। उनकी जो फेस है, उनकी जो कद काठी है, उनका भी फेस और उनकी कद काठी उनकी जो गर्लफ्रेंड है दीपू यादव की, उनकी गर्लफ्रेंड से मिलती जुलती है। उनकी भी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल है। उनकी हाइट, वेट, बल्कि सारे चीज़ पतली दुबली भी शिखा जैसी ही थी। पूजा की लंबाई भी शिखा की जैसी ही है लेकिन उसकी एक बेटी है। परिवार काफ़ी गरीब है, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। इसीलिए एक बार वो काम के सिलसिला में मुझसे मिली थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं। पूजा की नाम आते ही प्यार को अंजाम देने के लिए अब इन दोनों के दिमाग में एक खौफनाक और खतरनाक साजिश पनप जाती है। अब सुग्रीव के कहने पर काम के सिलसिला में पूजा गोरखपुर तक आने को तैयार हो जाती है। उसे 3000 रुपया देने का वादा किया जाता है और कुछ रुपया उनको एडवांस भी दिया जाता है। ऐसे में पूजा राजी हो गई। परिवार से किसी को बुला करके अपनी 3 साल की जो बेटी थी उन्हें देखरेख के लिए सौंप देती है, ताकि गरीबी में उसकी कमाई से भी घर का खर्चा चलाना आसान हो सके। लेकिन उसे क्या पता था कि जहां वो जा रही है उसे वहां मौत मिलेगी। अब वो तारीख तय हुई 10 जून 2011 की, जिस तारीख को सुग्रीव खुद ही एक ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चला था। सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चला था। उस ट्रक में खलासी बलराम भी था। अब ट्रक से पूजा को लेकर के सुग्रीव और खलासी बलराम गोरखपुर आते हैं। यहाँ के सुनसान जंगल वाले इलाके में ले आते हैं। यहाँ बताते हैं कि कुछ लोग मिलने के लिए आएंगे। पूजा को बताते हैं जो कुछ लोग यहाँ मिलने के लिए आएंगे। गाड़ी वहीं खड़ी करती है। सुग्रीव ने दीपू यादव को फ़ोन करती है। दीपू यादव और पूजा जो उस दिन घर से निकली थी, दोनों उस जगह पे पहुँचता। उधर शिखा जो घर से जो कपड़ा पहन करके निकली थी, जो सारी चीज़ थी, वो सारी चीज़ वो मार्केट में ही कपड़ा खोल करके अपना दूसरा कपड़ा पहन लिया था। उनकी जो ड्रेस थी वो सारी चीज़ चेंज कर लिया था। वो जो चप्पल पहन के आई थी वो भी चेंज कर लिया था। चीज़ बैग में लेकर के उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सुग्रीव और बलराम जो खलासी था और साथ में पूजा, वो सारे लोग जहाँ पे रुके हुए थे उस जगह पे ये दोनों पहुँचते हैं, शिखा दुबे और दीपू यादव। अब दोनों जब पहुँचते हैं फिर पूजा को उस जगह से दूर ले जाया जाता है जहाँ ट्रक खड़ा था। ऐसा इसीलिए ताकि ट्रक की पहिए का निशाना ना मिले। इसके बाद सुग्रीव और दीपू दोनों मिलकर पूजा की गला दबाकर हत्या करते हैं। इस मर्डर के बाद शिखा अपनी साजिश की शुरुआत करती है। वो मर चुकी पूजा के कपड़ा उतार कर पास रख लेती है और जो कपड़ा शिखा दुबे पहनी हुई थी वो सारे का सारे कपड़ा पूजा को पहना देती है। वो पूजा के गले में जो शिखा काला धागा पहने हुए थे वो धागा भी पूजा के गले में पहना देती है और जो चप्पल शिखा पहनी हुई थी वो चप्पल पूजा के बगल में रख देती है और मरी हुई पूजा की सारी ड्रेस लेकर के वहाँ से चल देती है। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो सारी चीज़ तो बस पूजा को जो पहनाया गया था उससे तो अनुमान लगाया जा सकता था जो ये शिखा की सारी चीज़, लेकिन उनकी फेस से शिखा की फेस और पूजा की फेस जो थी ये थोड़ा अलग थी। अब ये लोगों के मन में आता है कि क्यों ना फेस को ही मिटा दिया जाए। अगर फेस से कोई पता ना लगा सके जो ये किनकी लाश है तो उनकी जो साजिश थी वो कामयाब हो जाएगा। फिर क्या होता है, एक धारदार
बगल से पत्थर उठाती है और लोहे की रड होता है जो इन लोगों के पास था, वो लोहे की रड से पूजा के फेस पे लगातार बार बार वार किया जाता। फेस पे इतना वार होते ही कि उनकी चेहरे की जो पहचान थी वो भी खत्म हो चुका था कि अब ये भी पूजा की ही लाश है या पूजा की ही बॉडी है। अब कोई भी लोग अगर उस बॉडी को देखता तो गारंटी है तौर पे उस बॉडी को देख करके उसकी ड्रेस और उनकी जो बॉडी की जो कपड़े थी और उनके शरीर की जो पहचान थी, ओनली फॉर उसी से उनकी अनुमान लगाया जा सकता था जो वो लाश किसी उसी की है। अब जब वो उस लाश को देख करके ये समझ में आने लगा कि अब इस लाश की फेस देख करके किसी को पहचान में नहीं आ सकेगा कि ये लाश किन की है, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते। रास्ते में ये सुग्रीव जो है ये दीपू और पूजा को बता देता है तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ और जहाँ भी रहोगे तो अपना नाम बदल करके ही रहना। सुग्रीव और बलराम जो होता है ट्रक लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं और दीपू और शिखा वो भी दूसरी गाड़ी से वहाँ से चला जाता है और सोनभद्र में जाकर नाम बदल के रहने लगता है। इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 21 जून 2011 को खुलासा किया था। शिखा को जब उसके पिता से मिलवाया गया तो पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सच, ये सोचा ही नहीं था कि जिस बेटी की अंतिम संस्कार किया था अभी वो हाथ उसे दोबारा छू भी सकेगा। इसलिए भरोसा करने के लिए उन्हें पहले शिखा के चेहरे को अपने हाथों से छूकर ये पता लगाया कि वाकई ये शिखा ही है, तो फिर तब वो यकीन हो गया कि वो लड़की शिखा यानी मेरी बेटी है। तब पुलिस के सामने वह कह दिया था कि ये मेरी बेटी है लेकिन वह मेरे लिए मर गई है। वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन दीपू से शादी करने की बात कही थी। इस केस में दीपू, शिखा, सुग्रीव और खलासी बलराम को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अफसोस उस पूजा का जो गरीबी में अपना मासूम 3 साल की बेटी को छोड़कर गोरखपुर आ गए और बिना किसी दुश्मनी की मौत की नींद में सो गए। अफसोस इस बात का कि प्यार को पाने के लिए दो लोगों ने खुद के बजाय उस मासूम पूजा की कुर्बानी दे दी, जिस प्यार के लिए दोनों ने दूसरे के परिवार को तबाह कर दिया। बाद में वो भी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजार नहीं पा रहा। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी स्वार्थ के चलते एक बेगुनाह लोगों को भी जान ले लेता। तो फिर मिलते हैं कल नए कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।